हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। एंड इससे पहले मैं 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा चुका हूँ आपके। सो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आई थिंक यू गाइस आर ऑल्सो इन्जॉइंग। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ ESE 2017. We are doing this series. After that I will try to finish all the papers. So ये सोम का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सी गाइज, आपको है ना सिलेबस PYQ पूरा करने से पहले सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए। और देखो गाइज, लेट्स डू सम एनालिसिस। देखो गाइज, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस में क्या है? एक तो है कंसेप्ट्स, दूसरा है फार्मूलाज। ठीक है गाइस, जब आप कंसेप्ट्स अच्छे से आते होंगे तो आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्रोच। रेडी? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो और फार्मूलाज क्या होगा, जब फार्मूला ही अगर याद नहीं होगा, अगर आप इफ़ यू विल नो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, बट इफ़ यू डोंट नो दैट विच फार्मूला, या स्क्वायर भूल गए आप कहीं पर फार्मूला में, या 1/2 भूल गए, तो दिस थिंग will, because of these things you will not able to get the answer. So guys, ये PYQ करने से पहले you just understand all the concepts, then make a short notes of that whole। जैसे आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स होंगे, बुक से पढ़ा होगा, तो make a short notes of all the formulas and then proceed with PYQ. ओके गाइस, अच्छा एक सब्जेक्ट का करें, ये तो मैं कंबाइंड सब्जेक्ट कर रहा हूँ। ये तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, नाउ दे जस्ट वांट टू प्रैक्टिस ईयर वाइज। और ट्रस्ट मी गाइज, ईयर वाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। मैं टॉपिक वाइज भी ले आऊँगा कभी, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स से पहले आई विल ट्राई टू गेट टॉपिक वाइज। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये क्या कह रहा है? बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये विड्थ दे दी, बी दे दिया, डेप्थ दे दी, ठीक है, लेंथ दे दिया, लोड दे दिया, स्ट्रेस पूछा है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, एम बाय आई इंटू वाई, ठीक है। और मोमेंट क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब सिंपली सपोर्टेड है, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है P, तो PL/4 होता है, WL/4 के P/2 ये हो जाएगा, और P/2 ये हो जाएगा। ये यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा, P/2 इंटू L/2, है ना। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इस PL/4 वाई की जगह लिखेंगे। अब I/Y, देखो मैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिखूँगा, ये I/Y क्या है, BD²/6, ये डायरेक्ट लिखूँगा। आता कैसे है, BD³/6 12 डिवाइडेड बाई D/2, तो ये 6, ये स्क्वायर। तो I/Y की वैल्यू BD²/6 है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, BD²/6। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से शुरू करना है, 3/2 PL/BD²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/2, P कितना है 80, 10⁻³ इंटू L कितना है, लेंथ 12, तो 12,000, और डिवाइडेड बाय BD²। B कितना है 12 mm में रखना है हमें। यूनिट्स में जो लेंथ है उसको mm में रखूँगा, और जो लोड है उसको न्यूटन में रखूँगा, लोड न्यूटन। तो इससे जो हमारी यूनिट आएगी वो न्यूटन पर mm² में आएगी, जो कि मेगा पास्कल के बराबर होगा। ये यूनिट्स समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग ही कंसेप्ट है। जिसको यूनिट्स नहीं आती वो एक बार यूनिट्स में भी प्रैक्टिस कर ले कि सेंटीमीटर को mm में बदलना है, ये सब कैसे चेंज करना है, यू शुड नो। अब गाइस, ये क्या होगा, ये 30 है, ये गया, ये 12 से ये गया, ये बचा,
और 2 से ये जाएगा 4 पे और 2 से ये जाएगा 2 पे। ठीक है गाइस, और मैंने गड़बड़ कहाँ करी है, एक 2 और आएगा बी डी स्क्वायर। ठीक है गाइस, फिर ये 2 से चला जाएगा 100 पे। अब ये 0 यहाँ से कटेगा, कुछ भी कटेगा, 0 0 एक 0 यहाँ बच जाएगा, कट कुटा के 3 बच रहा है, 3 एक ही ऑप्शन में। कैलकुलेशन भी आप लोग कर लेंगे, कंसेप्ट समझ आया ना आपको कि जब 3 बच रहा है तो 3 और ये 0 है, एक 0 ये वाला बचेगा, तो ऑलमोस्ट 300 आ गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें फॉर्मूला हेल्प करेगा 62 नंबर में। देखिए कह रहा है सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बार है, सिंपली सपोर्टेड एक सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, और इफ़ द सेम लोड इज अल्टरनेटिवली यूडीएल। सेम लोड को आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेगा वीडियो को पॉज करके, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया देखते ही कि यहाँ एक यूनिफॉर्म बार है, सिंपली सपोर्टेड एंड कैरी कंसोलिडेटेड पी एट द मिड स्पैन और सेम लोड अल्टरनेटिवली यूडीएल है फुल लेंथ पे। ठीक है, पी है और ये भी पी है टोटल। डिफ्लेक्शन फॉर्मूला पूछ रहा है, तो देखो इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन, इसमें होता है 1/48 फैक्टर, वो यही होगा PL³/EI जो भी होना है। इसमें क्या होगा 5/384, वो सेम ही होगा वो सब। तो गाइज अब PL को उसमें P रीडिंग होगा L⁴ आता है, लेकिन जो P इंटू L बनेगा वो P के बराबर हो जाएगा। कोई W लोडिंग मान लो या जो भी मान लो, अगर इसको W मान लें तो W इंटू L P के बराबर हो जाएगा। तो अगर W L इंटू L⁴/EI होगा तो ये P हो जाएगा, तो ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हमें पूछा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बार विल डिक्रीज, परसेंटेज पूछा है। ठीक है, 1/48 माइनस 5/384 डिवाइडेड बाय 1/48 इंटू 100, हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो गाइज, ये सॉल्व करने लगोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे तो निपट जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसकी इजी ट्रिक क्या है, देखो कैलकुलेशन में मैं थोड़ा अच्छा हूँ, आई डू कैलकुलेशन इन अ बेटर वे, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चीज़ों को जल्दी समझ भी पाता हूँ। सो लेट्स सी गाइस, देखो कैलकुलेशन इसमें मैं क्या करता हूँ, 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे ऊपर नीचे। ठीक है, तो नीचे तो 1 बन गया, ख़त्म ही हो गया नीचे, अब ऊपर वाले को सॉल्व करना है। ये भी 1 बन गया, और ये क्या बनेगा 48, देखो अब 8 पे जाएगा। ये बार बार अगर आपने सोम प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा, वैसे भी 8 8 जा 64 होता है, तो 8 पे जाएगा, तो 1 माइनस 5/8, 8 एलसीएम लिया और 8 इंटू 100 है, 8 माइनस 5 3/8 इंटू 100। अब ये आप निकाल सकते हो कि 8 3 जा 24 और बचेगा कितना 6 0 60 8 7 जा 37 आया ये। अब गाइज ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने कभी प्रैक्टिस होगी तो मैं इस ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो मैं छूटते ही 37.5% मार दूँगा, इतनी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। आप भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद कर लीजिए। अब कह रहा है कि थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, थिन एंड थिन स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल है एक स्फेरिकल है, सेम रेडियस है सेम थिकनेस है, सब्जेक्टेड टू सेम इंटरनल प्रेशर। ठीक है, हुप स्ट्रेस आर सेटअप इन 3 वेसल्स, सिग्मा हुप सिलेंडर, सिग्मा हुप स्फेयर, ये पूछ रहा है सिलेंडर रिलेशन टू स्फेयर। देखो अब सिग्मा हुप सिलेंडर क्या होता है, PD/2T, और सिग्मा हुप स्फेयर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला तो आपको इसके बिना कुछ नहीं होगा, याद ही करना पड़ेगा। अब ये कट गया तो 1/2 रेशियो 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 रेशियो 1 आ गया, सी आंसर। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, इजी क्वेश्चन हैं, जो टफ होंगे मैं बता दूंगा एग्ज़ाम में, जिसे छोड़ने हैं यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन। अब देखो, अब बॉय वॉकड अप स्टाल्ड एक्सीलरेटर, मतलब रुका हुआ एक्सीलरेटर, स्टाल्ड इन 90 सेकेंड, मतलब मान लेते हैं एक्सीलरेटर की जो लेंथ है वो x है,
तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, बेसिक कंसेप्ट क्लास 12 इवन 10th का। डिस्टेंस को x मान लेते हैं हम। जब बॉय वॉक कर रहा है, एस्केलेटर रुका हुआ है, एस्केलेटर, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय इनटू 90। सेकंड केस में x क्या हो जाएगा, व्हेन एस्केलेटर मूव्स, अब एस्केलेटर मूव कर रहा है, बॉय रुका हुआ है, ही इज़ कैरिड अप इन 60 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इनटू 60। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अब तीसरे केस में x के बराबर है v बॉय प्लस v एस्केलेटर इंटू टी। हमें टी निकालना है। देखो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, देखो x इक्वल टू वी बी इंटू 90, वी ई 60 और वी बी प्लस वी ई इंटू टी। ठीक है गाइस, अब हमें टी निकालना है। अब आप कैसे करोगे इसको, सॉल्व करने कर लोगे तो निपट जाओगे। मैं क्या करता हूँ, कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ। देखो वी बी को एज्यूम करता हूँ 60। क्यों 60 किया कि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और वी ई 90 आ जाएगा। देख रहे हो, अगर इसको 60 रखूँगा तो 60 से 60 कट जाएगा तो ये वी ई 90 आ जाएगा। तो अब वी बी प्लस, अब हमें टी निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बी कितना था 60, तो 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई, इसको ले रहा हूँ, और वी बी प्लस वी ई कितना है 150। अब इसको कर लो, 10 से 10, 15, 6 90 और 6 6 36। ईजी था, मतलब एक स्टेप था। क्या स्टेप था, मैं लिखता 90 वी बी 60 वी ई, और तीसरा है वी बी प्लस वी ई 50। अब कुछ भी मान लो, वी ई को एज्यूम कर लो, एक को एज्यूम कर लो, वी बी को एज्यूम कर लो। मतलब एज्यूम मैंने क्यों किया, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ लगा के सॉल्व होके वो डिस्टेंस करके एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है, ईजी है, यू विल ट्राई, हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका ट्रिक निकाला ना, ईजी ऐसे निकालो, डायरेक्ट आती है वैल्यू, कोई वैल्यू एज्यूम करके। हमें तो आंसर लाना, ऑब्जेक्टिव है। कह रहा 10 mm डायमीटर बार ऑफ माइल्ड स्टील, इलास्टिक मॉडुलस, मतलब ई दे दिया हमें, ठीक है, टेंसाइल लोड दे दिया P, टेकिंग इट बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, द इलास्टिक रिकवरी ऑफ स्ट्रेन दैट वुड अकर अपॉन रिमूवल ऑफ लोड। मतलब एक बार है ना, उस पर हमने लोड लगाया और उसमें पूछ रहा है रिकवरी कितनी होगी। रिकवरी उतनी ही होगी, इलास्टिक रिकवरी, जितना उसमें स्ट्रेन होगा। और स्ट्रेन किसके बराबर होता है, सिग्मा बाई ई पी बाई ए ई। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो टफ़ है सवाल, टफ़ नहीं कहूँगा, ईजीएस्ट सवाल, ईजी, बस कैलकुलेशन है इसमें। देखो पी कितना 50,000। अरे ये तो यार सोम का स्टार्ट, सबसे पहला फॉर्मूला में यही पढ़ते हैं, सिग्मा बाई ई 50,000। एरिया क्या हो जाएगा, डायमीटर पाए बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 10 इंटू 10 और इंटू, देखो ये गीगा मेगा पास्कल में रखूँगा। देखो मैंने आपको सोम में एक चीज़ याद रख लीजिए, यूनिट्स क्या रखनी है सोम में, रिमेंबर इट। स्ट्रेस को रखना है मेगा पास्कल, डायमेंशंस को रखना है लेंथ को रखना है mm में, ठीक है, फोर्स को रखना है, लोड को न्यूटन में। ये 3 यूनिट पूरे सोम में आप याद कर लीजिएगा, आपको हर जगह इसी यूनिट में काम करना है। कोई भी चीज़ किसी में भी दे रखी हो mm में कन्वर्ट कर दो, मीटर को, फोर्स अगर किलो न्यूटन में दे रखा है तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, और स्ट्रेस को मेगा पास्कल में रखो। तो इसको पास्कल है, मेगा के लिए 10⁻6 हटा देंगे तो ये बचेगा 200 इंटू 10⁻3। अब ये वैल्यू पूछी है उसने। अब देखो भाई ये 50 की बात कितनी 40 है, ये कितनी 40 1 2 2 40 ख़त्म, ठीक है गाइस, 2 से 2 ख़त्म, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 बाय पाई इंटू 10⁻³ मैंने -3 को इसलिए रखा क्योंकि सारे ऑप्शन -3 में तो अलग ही कर दिया इसको। अब 10 बाय पाई मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग, 3 3 ज़ा 9 आएगी, 3 वाली वैल्यू आएगी, 3 वाली एक ही वैल्यू है, मतलब पाई का इन्वर्स पूछ लिया एक तरह से। अब गाइस अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन कंप्लीट हीट ट्रीटमेंट द ऑस्टेनाइट
स्ट्रक्चर वुड बी रिटेन्ड। अब देखो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, यहाँ से कूलिंग करते हैं हम। आपको पढ़ा होगा ट्रिपल टी डायग्राम, उसमें अगर क्रिटिकल कूलिंग रेट से ग्रेटर होता है तभी मार्टेनसाइट बनता है। अगर क्रिटिकल कूलिंग रेट से कम में करते हैं तो स्लो कूलिंग कर रहे हैं हम, तो वो फेराइट और वो बनते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर, तो बेनाइट बनता है, वो बनता है। ठीक है गाइस, तो वो डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ द कूलिंग। अब कह रहा है कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर रिटेन होगा, मतलब यहाँ पे ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट को ही हम कूल करते हैं। तो जब ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं तो कब रिटेन होगा? व्हेन रेट ऑफ कूलिंग इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल कूलिंग रेट। वो क्रिटिकल मतलब वो कूलिंग रेट है जिसके बाद हम मार्टेनसाइट बनेगा। ठीक है गाइस, तो ये इससे पता नहीं चलना है ये रिटेन होगा कि नहीं। अगर वो मार्टेनसाइट फिनिश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग इज़ लेस देन, देखो ये दोनों सेम ही चीज़ बोल दी, ज़्यादा हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी हो सकता है कि ऑस्टेनाइट रिटेन हो, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पूछ रहा होगा कब। इनिशिएटिंग टेम्परेचर ऑफ मार्टेनसाइट फॉर्मेशन इज़ अबव रूम टेम्परेचर। अच्छा, एक ये पॉइंट है। कह रहा है फिनिशिंग टेम्परेचर ऑफ मार्टेनसाइट फॉर्मेशन इज़ बिलो रूम टेम्परेचर। देखो हम मान लो कूल करके रूम टेम्परेचर तक कूल ला रहे हैं, देखो इसका आंसर ये भी होना चाहिए। बहुत लोगों ने ये मारा होगा और दोनों स्टेटमेंट लगभग सही है। कह रहा है कि मार्टेनसाइट मान लो यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो मार्टेनसाइट यहाँ मान लो फिनिश हो रहा है। ठीक है गाइस, अब कह रहा है ये जो इनिशिएटिंग टेम्परेचर है, स्टार्ट इनिशिएटिंग ये वाला, ये कह रहा है एबव रूम टेम्परेचर। मान लो रूम टेम्परेचर ये है 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से मार्टेनसाइट बनना शुरू होगा और हमने यहाँ रूम तक ले आए, तो यहाँ तक अगर इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा फिनिश, तभी ऑस्टेनाइट पूरा कन्वर्ट होगा, लेकिन हमने तो रूम तक ही छोड़ दिया। तो इसलिए इस केस में भी मार्टेनसाइट रिटेन हो सकता है। और देखो फिनिशिंग टेम्परेचर ऑफ मार्टेनसाइट इज़ बिलो रूम टेम्परेचर। और ये फिनिशिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के नीचे है, हमने तो यहीं तक कूलिंग करी है यहाँ तक। मतलब क्या है कि इस केस में भी अगर यहाँ तक कूलिंग करेंगे तब मार्टेनसाइट पूरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा यहाँ तक, लेकिन हमने तो यहीं तक छोड़ दिया, तो इस केस में भी ऑस्टेनाइट रिटेन होगा। तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके गाइस, बट यूपीएससी ने आंसर सी दिया है। ठीक है गाइस, तो ऐसे यूपीएससी देता है डाउटफुल क्वेश्चंस, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ प्रीलिम्स की बिलो 50%, 40% तक जाती है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मैटर नहीं करता। आप अराउंड ऐसे जो ये 2017 का पेपर है, इसमें अराउंड आप आराम से 140 के अराउंड अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपके 20-30 भी गलत हो गए तो भी आप 200 प्लस है। ये टारगेट रखिए कि 140 प्लस अटैम्प्ट करने हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखो आयरन कार्बन डायग्राम ट्रिपल टी डायग्राम और बोथ इक्विलिब्रियम, देखो ये गलत है। बोथ कैसे हो सकता है? फिर बोथ नॉन इक्विलिब्रियम। आयरन कार्बन तो आपने पढ़ा है ये इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, कभी ट्रिपल टी के साथ पढ़ा है ट्रिपल टी इक्विलिब्रियम डायग्राम। लेकिन हम आयरन कार्बन ऐसे लिखते हैं FeC इक्विलिब्रियम डायग्राम, ये आपने पढ़ा होगा हर जगह। ये नहीं होता इक्विलिब्रियम, बोथ नॉन इक्विलिब्रियम तो सरासर गलत है। अभी कह रहा है आयरन कार्बन डायग्राम इक्विलिब्रियम है बट ट्रिपल टी, ये आंसर है। देखो ये वाला कह रहा है आयरन कार्बन नॉन इक्विलिब्रियम, ये तो आप ऐसे ही काट दोगे। अब आपको इन दोनों में डाउट होगा कि क्या ट्रिपल टी इक्विलिब्रियम है कि नहीं। ट्रिपल टी इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम डायग्राम, इट इज़ नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें क्या है फेस चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम फेस नहीं दिखा रहे, वी आर शोइंग फेस चेंज विद टाइम एंड टेम्परेचर। और कोई चीज़ चेंज हो रही है तो हाउ इट इज़ इक्विलिब्रियम। लॉजिक भी सोच सकते हैं। ठीक है गाइस, अब कह रहा है एवरेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रजिस्टिविटी। देखो इंक्रीजिंग रजिस्टिविटी और डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी एक ही बात है। अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही होगी। अब हमें देखना है कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी। देखिए इन सब में निकल है, सिलिकॉन है, तो निकल की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। तो इसमें एक ऑप्शन ये होगा और एक ऑप्शन ये होगा। अब देखो आपने ये भी पढ़ा होगा, जब हम डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आपने जीएस में पढ़ा होगा, मटेरियल साइंस के चैप्टर में। जीएस जनरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसमें मटेरियल साइंस होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा जब डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि डोप जो पार्ट होता है, डोपिंग मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी। डोपिंग वर्ड का मतलब होता है एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो भी फिर कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग डोप, क्योंकि प्योर सिलिका
डोप्ड बाद में ही आएगा, और इसमें प्योर को ऊपर दे दिया, अरे प्योर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए, इसको आज तक कई कोचिंग वाले सही नहीं दे पाए। ठीक है गाइस, इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या होते हैं? रबड़स, रबड़ टाइप के मटेरियल कि जो उन्हें जब उन्हें स्ट्रेच करेंगे हम, व्हेन वी स्ट्रेच देम दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है इलास्टोमर की, दे श्रिंक, दे श्रिंक व्हेन हीटेड। ठीक है गाइस, जब हीट करते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं। अब इसमें पूछा जब वन हीटिंग एन इलास्टोमर अंडर टेंसाइल लोड, एक इलास्टोमर है वो टेंसाइल लोड पे है, मतलब उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो इट्स श्रिंकेज, वन हीटिंग इलास्टोमर अंडर टेंसाइल लोड इट्स श्रिंकेज मैक्स, जो उसकी जो देखो इसने खुद ही बोल दिया जब इलास्टोमर को हीट करेंगे तो उसकी श्रिंकेज होगी, इट्स श्रिंकेज ऑन हीटिंग इलास्टोमर इट्स श्रिंकेज। जब व्हेन वी हीट इलास्टोमर तब उसकी श्रिंकेज पे क्या होगा? इट श्रिंकेज मैक्सिमाइजेज एंथैल्पी, मैक्सिमाइजेज देखो ये तो 100% है, हीट करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ेगी, है ना। अवॉइड्स ब्रेकिंग, ये तो फर्जी सा हो गया। और 2 के साथ या तो 1 होगा या 3 होगा, अब कई कोचिंग वालों ने ये दे रखा है बट आंसर ये है। ठीक है गाइस, कैसे है आंसर ये? मिनिमाइज फ्री एनर्जी, जब किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं तो वो श्रिंक हो रहा है, व्हेन समथिंग श्रिंक्स तो पार्टिकल्स, व्हेन समथिंग श्रिंक्स तो क्या होगा? पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो नियर आएंगे, श्रिंक होंगे, पार्टिकल नियर आएंगे, पार्टिकल नियर आएंगे तो उसकी जो फ्री एनर्जी है वो पार्टिकल की कम हो जाएगी। मान लो अभी पार्टिकल स्ट्रेच करने पे ऐसे थे, जब वो श्रिंक हुआ तो पार्टिकल ऐसे आ गए, तो फ्री एनर्जी क्या है? रिड्यूस हो गई। इसमें फ्री एनर्जी कम है और इसमें ज़्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो इसलिए इसका आंसर 2 और 3 होगा। अब पढ़ लिया सबने, पेपर में आ गया, पढ़ लिया, तो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बट मैं अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया होता तो हो सकता है कि मैं 1-2 मार देता, ये मार देता, लेकिन अब तो कंसेप्ट समझ आ गया है, पढ़ लिया है, AI आ गया है, सब आ गया है, पढ़ के बता रहे हैं मैं 2-3, तो ये टफ़ क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया एग्ज़ाम का, ये टफ़ क्वेश्चन है जो हो नहीं सकता था। देखो ये इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विल बी मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है? इलोंगेट हो रहा है। अब देखो इलोंगेशन में हार्डनेस होता है, हार्डनेस तो सरफेस, हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। गेटिंग माई पॉइंट? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, स्क्रैच के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो हार्डनेस होता है। तो 3 एलिमिनेट करोगे, अब 1 और 2 में से कोई आंसर होगा। और इलोंगेशन तो डक्टिलिटी से रिलेटेड होता है, सबको पता है कितना मटेरियल इलोंगेट हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस क्रोजन रेजिस्टेंस। देखो ये मटेरियल साइंस में ये तो हर कोई पढ़ता है, क्रोमियम, क्रोमियम डालने से क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और कुछ पढ़े ना पढ़े, निकल का क्या प्रॉपर्टी है, कॉपर, वैनेडियम, ये किसी को याद नहीं रहता है, बट क्रोमियम सबको याद रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड क्लोज, मतलब फोर्स्ड क्लोज कौन से हैं? अब देखो गाइज, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1-2 होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं, बट UPSC ने आंसर इसका C दिया है 2-3, तो इट इज़ मैं कहूँगा डाउटफुल क्वेश्चन। मेरे को नहीं समझ आया है भाई, क्योंकि कैम और फॉलोअर में हम स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्प्रिंग लिखा नहीं है कि स्प्रिंग कैम फॉलोअर है या कुछ है, तो इसलिए UPSC ने 1 को एलिमिनेट करके 2-3 दे दिया होगा। लेकिन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हम कोई भी मोशन फोर्स्ड क्लोज तो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, और मे बी आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, सो उस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, अगला करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये लिंक दे दिए 10, ये जे दे दिया, आपको फ्रीडम का फॉर्मूला पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता है 10 लिंक्स देखते ही समझ आ गया क्या पूछना चाह रहा है, देखा नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम, समझ गया, यही फॉर्मूला लगेगा 3L-1 -2J। एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी नहीं लगाते, मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा 10 में से 1 गया 9, 9 3 जा 27 -12 2 जा 24, ये स्टेप लिखता हूँ डायरेक्ट, और 27 में से 24 गया 3, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो ये फॉर्मूला आपने टॉम में पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट हो चुकी है हमारी। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी थ्योरी ऑफ मशीन्स का था। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। थ्योरी ऑफ मशीन अच्छा सब्जेक्ट है। आप एस रतन की बुक पढ़िए तो उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लीजिए। एस रतन में आप एक मैकेनिज़्म वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, बस पढ़ लीजिए मैकेनिज़्म। एक गियर वाला पढ़ लीजिए। उसके बाद एक गवर्नर पढ़ लीजिए। उसके बाद एक बैलेंसिंग के बाद एक वो डायनामिक एनालिसिस वाला चैप्टर है, डायनामिक। फिर एक जायरोस्कोप, एक वाइब्रेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बस ये 7-8 चैप्टर पढ़ लीजिए कि बुक के। कोई एक आध चैप्टर मिस हो रहा होगा तो सिलेबस में से देख लेना। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। गियर एंड गियर ट्रेन दोनों, गियर ट्रेन भी पढ़ना है साथ में। यही कुछ 7-8 चैप्टर हैं जिससे पूरी आपके मेंस में भी और प्री में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए ये कैम फॉलोअर का दूसरा सवाल आ गया। तो कैम वाला बेसिक पढ़ लेना, कैम मत पढ़ना। मैं कैम नहीं पढ़ता, बेसिक। मेंस में कैम का सवाल अटेम्प्ट हो नहीं पाता है। कैम को आप छोड़ के चलिए। ये डायग्राम दे दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। ये देखो इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये डुअल पीरियड है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी डुअल दे रखा है। अब कह रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ अ फॉलोअर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक इज़ ज़ीरो। मतलब स्टार्टिंग मतलब ये ए पॉइंट, एंड मतलब डी पॉइंट या फिर ई पॉइंट ले लीजिए। कह रहा है स्ट्रोक तो यही लेंगे, ये वाला और ये वाला। इस पर कह रहा है एक्सीलरेशन जीरो है। नहीं, ऐसे कैसे जीरो है? देखो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, आपको लगेगा जीरो है, लेकिन इससे पहले वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो यहाँ जीरो है वेलोसिटी और यहाँ पे है मैक्सिमम। तो जीरो टू मैक्सिमम जाने में एक्सीलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। जर्क आएगा यहाँ पे, भयंकर वाला सडन एक्सीलरेशन आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो गाइज ये गलत है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा। तो 1 को काटिए आप, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट इन 12 पीरियड। देखो ये ईजी स्टेटमेंट दे दिया इसमें। फॉलोअर या तो रिमेन्स एट रेस्ट इन 12 पीरियड। डुअल का मतलब ही होता है रेस्ट पीरियड। तो रेस्ट पीरियड, तो आंसर सीधे सी हो जाएगा। आपने जैसे ही 1 को एलिमिनेट किया और देखा 2 सही है, तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करा, ड्यूरिंग पढ़ लेते हैं। वी स्टिल डू इट। डी, मोशन ऑफ फॉलोअर इज रिटार्डिंग। डी क्या है? देखो डी, ये वाला पार्ट, दिस इज डुअल पीरियड यार। यहाँ भी फॉलोअर रेस्ट पे होगा, रिटार्डिंग कैसे हो सकता है? आपको पहला समझ नहीं भी आ रहा है, अगर थर्ड से अभी एलिमिनेट करोगे तो भी थर्ड से आंसर आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा थर्ड गलत है तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत है तो एक ही ऑप्शन बचता है 2। जल्दी करते हैं गाइस। अब कह रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर इन स्लाइडर क्रैंक। देखो इसमें ना आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे 6 मारना है। अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेते हैं। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक्स कितने होते हैं? 4, और आई का वैल्यू क्या होता है? L-1/2, 4 × 3/2, 6 आ गया। तो गाइस सॉल्व नहीं करना है इसको। इंस्टेंटेनियस सेंटर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है एग्ज़ाम में। आपको पता है 4 बार मैकेनिज्म बोला है या स्लाइडर क्रैंक बोला है, क्विक रिटर्न तो 4 होती हैं इनमें लिंक्स, और सीधे 6। अब देखो ये वाइब्रेशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी n है। इफ स्प्रिंग स्टिफनेस इज़ हाफ एंड मास इज़ डबल्ड, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो आपको अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी याद है, एक चीज़ हाफ हो रही है, एक चीज़ डबल हो रही है, तो कहीं पे या तो नीचे या तो ऊपर 4 का फैक्टर आएगा, और 4 का √2 होता है। तो 2 वाला पार्ट या तो ये गलती हो गया सीधे, या तो 2 वाला ये होगा, ये होगा। अब आपको ये देखना है कम होगी ज़्यादा होगी। देखो स्प्रिंग की स्टिफनेस हाफ हो गई है, स्टिफनेस कम हुई है, तो स्टिफनेस पे ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो ये इसका आंसर कम वाला हो जाएगा। देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, √k/m होता है। तो k/2 हो गया है और m 2m हो गया है, अंडर रूट।
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाय एम तो रहेगा ही, और ये नीचे 2 हो जाएगा, तो 0.5, और अगर इसको n मान लें तो 0.5 n हो गया। ठीक है, इस सॉल्व भी कर दिया मैंने और हिंट भी बता दी। अब देखो गाइस, इस सवाल ये मास दे दिया है, कार है, मास कंस्ट्रक्टेड चेसिस, मतलब एक कार है 4 स्प्रिंग्स पे रह रही है, ईच स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट k दे दिया, और 4 स्प्रिंग्स हैं टोटल। कंबाइंड मास ऑफ 2 पीपल ऑक्यूपाइंग, मतलब जो कार में लोग बैठे हैं दो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 1450 और प्लस 150, ये 1600 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब पूछा है इनमें से टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ 2, ये इसमें बहुत स्टार मार्क पॉइंट है। जिसने 2 मिस कर दिया वो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे 2 देखते ही है ना, मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा। ये 2 लिखा है, इसका मतलब देखो 1.63 है, इसका ये डबल है, इसका मतलब 2 है, तो ये डबल वाला आंसर हो गया। देख रहे हो, छूटते ही आंसर। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देखो 2 पाई इंटू ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है ओमेगा, और एफ होता है 1 बाई टी, और जो एफ होता है वो 1 बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी ये होता है ओमेगा, तो टी क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा। आप ड्राइव भी कर सकते हैं, 2 पाई, और मास कितना है 1600, और के कितना है 4 स्प्रिंग्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, तो ऐड हो जाएंगे 40,000। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2 जीरो तो ऐसे ही कट गए, 4 4 से 16, 16 भी कट गए, तो 2 पाई और डिवाइडेड बाय 100 आ रहा है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 3.14। अब देखो कितना आएगा ये 6.28, और डिवाइड बाय 100, 100 का रूट 10 आएगा, सॉरी नीचे 10 आएगा, ये 100 बचा ना 2 जीरो, तो 0.63 आ गया। ये 1 वाइब्रेशन है। अब देखो 2, अब 0.63 आएगा, अब सीधे मार दोगे ये आंसर, लेकिन यहाँ 2 लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना होगा, और वो आंसर हो जाएगा। तो जब कोई ऐसा 2 वो पूछा हो कि 2 वाइब्रेशन या डबल एक्टिंग समथिंग लाइक दिस, तो समझ लीजिए कि 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका जो डबल होंगे, हाफ और डबल का ऑप्शन होगा, कि मतलब इसका हाफ ये है, इसका डबल ये है। आप वैसे ढूंढिए और डबल वाले को मार दीजिए। अगर हाफ लिखा है किसी क्वेश्चन में, तो 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें हाफ वाफ होगा, हाफ वाले को मार दीजिए। ये ट्रिक्स होती हैं गाइस, वो आप मेरे साथ जब पूरा पेपर सॉल्व करेंगे देन यू विल लर्न। मैं ऐसे नहीं कि आपको 4-5 ट्रिक्स सिखा दूँगा और यू विल डू वंडर्स इन द एग्ज़ाम, नो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब जल्दी जल्दी करते हैं गाइस। थ्योरेटिकल आर्टिफैक्ट्स टू प्रिवेंट हार्मफुल रिजल्टिंग्स, देखो वाइब्रेशन है, अनबैलेंस्ड मशीन है, फिक्स्ड होना, मतलब कोई अनबैलेंस्ड मशीन है, उसमें वाइब्रेशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करना है। तो कैसे करेंगे, माउंटिंग द मशीन ऑन स्प्रिंग्स, मीनिंग देखो सही है, स्प्रिंग्स पे लगा दो मशीन को, वाइब्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मटेरियल, ठीक है, हम मटेरियल को यूज़ करेंगे, ये भी ठीक है। मूविंग द फाउंडेशन सो एज टू हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन, देखो कुछ अजीब सा बोल रहा है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, हो सकता है ना, तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए गलत है, तो आंसर हो जाएगा। देखो तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है, जब बहुत एडवांटेज पूछ रहा होता है ना, तो जनरली होता है तीनों सही। तो गाइस देख रहे हो, ये दोनों तो ईजी था, तो अगर आपको तीसरा नहीं भी आता तो आप ए और डी में डाउटफुल हो जाओगे। कई कोचिंग वालों ने इसका आंसर डी भी दे रखा है, बट नहीं, ये गलत है। फाउंडेशन को मूव करोगे, किस डायरेक्शन में मूव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन को। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, तो डेफिनेटली ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है, मैं ये कहूँगा। ठीक है गाइस, आंसर इसका ए होगा। इसको भी मैं कहूँगा कि ये टफ़ क्वेश्चन था, मतलब टफ़ इन द सेंस जो डाउटफुल था एग्ज़ाम में, पता नहीं भाई कोई सी भी मार देंगे, मैं डी भी मार सकता था इसको। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। देखो अब ये भी एक अच्छा सवाल है, जिसने कर रखा है पहले वही कर पाएगा, वरना एग्ज़ाम में ये हो नहीं पाएगा। कह रहा 2 रोटर्स हैं,
कंसिडरिंग ईच रोटर सेपरेटली, तो उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है सेपरेटली, मतलब F1 दे दिया 100 और F2 दे दिया 200। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी है डायरेक्ट। और पूछा है लोअर क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, लोअर क्रिटिकल स्पीड देखो, अब दो तरीके से हो सकता है। फ्रिक्वेंसीज़ को हम डायरेक्ट तो ऐड करते नहीं है, या तो वो सीरीज़ पैरेलल, कुछ समझ नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, लेकिन ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर रूट। और एक तरीका क्या है, एक तरीका इनका 1/100 स्क्वायर प्लस 1/200 स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दो। 1/f स्क्वायर, वैसे डंकरले मेथड होता है, वैसे इस रतन में दे रखा है ये, तो इसने वहीं से उठाया है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 100 हटा दो, 1/100 आएगा ही रूट लेने पे। अब देखो ये 1/1, 1/4, 4, 5/4 है ना, उल्टा होगा इसका, यानी 4/5 इसका अंडर दी रूट। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, इंटू 1/100। ठीक है गाइस, पूछा है लोअर क्रिटिकल स्पीड। अब लोअर क्रिटिकल स्पीड है, अब देखो ये साइकिल पर सेकंड में है, तो ये हमने रिवर्स कर दिया है, एफ़ की वैल्यू आई है, ये 1/f था, 1/f क्या था, इसका रूट इंटू 1/100। अब गाइज ये भी पर सेकंड में है, साइकिल पर सेकंड, हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? देखो ऑप्शन देखो, ये तो होना ही नहीं चाहिए, अजीब सा दे रखा है। ठीक है, अब कैसे करोगे, देखो रिवोल्यूशन में भी निकालना है। अब ये 4/5 यानी कि ये 1 अंडर रूट में मतलब कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। 40 होता है 0.8, 0.8/100। ठीक है गाइस, और 0.8 का रूट कितना होगा, लेस देन 1 ही होगा ये। ठीक है यार, लेस देन 1 होगा। ठीक है, और ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? देखो इसमें है ना तुक्का भी मारा जा सकता है, कैसे करेंगे, दिमाग में क्या दिमाग चलाऊं भाई, क्या है इसका, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है यार। तो गड़बड़ कहीं हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा है कहाँ गड़बड़ हो रही है। अच्छा ये है, अच्छा इसका रूट करेंगे तो 100 ये ऊपर जाएगा, वही मैं कहूँ यार, गड़बड़ कहाँ हो रही है, कंसेप्ट तो सही है। देखो ये जब ये है 1/f, जब इसको रूट करेंगे तो 4/5 हो, तो 1/100 का 100 भी तो ऊपर जाएगा। अब ठीक है, इंटू 60 और होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6000, और 6000 को जब 0.8 यानी कि समथिंग लेस देन 1, तो 6000 से कम आएगी ये वैल्यू, और 6000 से कम एक ही ऑप्शन में है। आप कैल्शियम लगा के सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इजी नहीं कहूँगा, टफ क्वेश्चन था, सॉरी, मतलब नया क्वेश्चन था, लेकिन अब दोबारा आए तो ये इजी होना चाहिए कि जब डंकरले दो फ्रीक्वेंसी दे रही है तो ऐसे ही करना है। और कह रहा है इन केस ऑफ इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल्स इंक्रीज कर रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रेशर एंगल बढ़ता है, विल नॉट अफेक्ट लॉ ऑफ गियरिंग। हाँ, पढ़ा होगा आपने, जब सेंटर डिस्टेंस बढ़ता है तो लॉ ऑफ गियरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ ऑफ गियरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है लॉ ऑफ गियरिंग पे फ़र्क, क्योंकि जो बेस सर्कल रेडियस है वो डज नॉट चेंजेस, सेम रहता है। बेस सर्कल जो होता है वो सेम रहेगा, तो उससे जो वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो v1/v2, ये रेडियस ऑफ बेस सर्कल का रेशियो होता है। तो जब रेडियस सेम है, रेडियस सेम कांस्टेंट रहेगा, सेम, आई विल से कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये लॉ ऑफ गियरिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये भी सही है। शॉर्टन्स द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, इंक्रीजेज द कॉन्टैक्ट रेशियो। देखो यहाँ कैच है, जब पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो कॉन्टैक्ट रेशियो कैसे बढ़ेगा,
तो एक ही चीज़ घटेगी बढ़ेगी ना। अब देखो लॉ ऑफ प्रेशर एंगल, आपको पहला पॉइंट भी समझा देता हूँ। देखो R1 प्लस R2 होता है सेंटर डिस्टेंस इंटू कॉस फाई, ऐसा होता है फॉर्मूला, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये पार्ट बढ़ेगा, R1 प्लस R2 सेंटर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि कॉस फाई घटेगा। कॉस फाई किसी चीज़ का कॉस में फाई घटता है तो फाई क्या होता है, बढ़ता है। कॉस फाई की वैल्यू घटती है तो फाई बढ़ने से कॉस फाई की वैल्यू घटती है। आप 0 से लेकर के 30 तक चेक कर लीजिएगा, इसलिए प्रेशर एंगल बढ़ता है। तो पहला समझ आ गया, दूसरा समझ आ गया। और जब फाई बढ़ता है तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पाथ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, आर्क होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई, और फिर जो कॉन्टैक्ट रेशियो होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो तो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और डिवाइडेड बाय पाई एम सर्कुलर पिच। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना आर्क, ये घटेगा, ये भी घटेगा, और तो ये भी घटेगा, तो इसलिए ये डिक्रीज़ होगा। और गाइस ये एग्ज़ाम में इतना कंसेप्ट नहीं लगाना है, ये आपको याद होना चाहिए। जब सेंटर स्टैंडर्ड बढ़ता है तो प्रेशर एंगल बढ़ता है, ये मुझे पता है। लॉ ऑफ गेनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी पढ़ा है मैंने। और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाता है, ये भी पढ़ा है मैंने। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है गाइस, अगला सवाल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। अब डायरेक्ट देखो कि तुक्का देखो, डायरेक्ट 5 की वैल्यू आना बहुत मुश्किल है, ठीक है गाइस। और टोटल लोड नीचे कितना है, 20। अभी अगर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टोटल 20 है। ऊपर होगा TA, यहाँ होगा TC, यहाँ होगा न्यूटन रिएक्शन N। तो जो 20 है वो इन तीनों लोड के बराबर है। तो TA प्लस TC अकेले 20 के बराबर तो नहीं होगा। तो देखो ये गलत हो गया। 15 प्लस 7 22, 15 प्लस 5 20.2, ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों का TA प्लस TB जो है टेंशन, TC वो 20 से कम होना चाहिए। अब एक ये और ये बचा। अब देखो इसमें एग्जैक्ट 5, एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, देख रहे हो वैल्यू 0.61, तो सीधे आंसर आ जाएगा बी। एक एग्ज़ाम में टाइम नहीं है सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व ईजी है। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी TA प्लस TC प्लस N, ये 20 के बराबर, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। हम लगाएंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की, जो बार है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है गाइस। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ डेल्टा A है, ये डेल्टा C है, तो डेल्टा A डिवाइडेड बाय पूरा डिस्टेंस ये 1, और डेल्टा C डिवाइडेड बाय 0.6, ये बराबर होगा डेल्टा A होगा TA बाय L बाय AE, ये TC L बाय AE, ये पार्ट सेम है, और यहाँ 0.6 है। जो TC जो है वो 0.6 TA के बराबर है, ठीक है गाइस। ये पहला हो गया पार्ट। एक इक्वेशन ये है इम्पोर्टेंट। दूसरी इक्वेशन क्या है, मोमेंट, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, TA इंटू 1 प्लस TC इंटू 0.6, ये 0.6 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये 0.6 है, ये किसके बराबर होगा, 20 इंटू 0.8। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहाँ पे आप TC की जगह 0.6 TA भरिए, TA कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 0.6 36, 1.36, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाया 16 के बराबर। अब 16 डिवाइडेड बाय समथिंग, 16 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट समथिंग, डायरेक्ट 15 तो नहीं आएगा, 15 से कम ही आएगा, तो ये आ गया, दूसरा यही होगा ऑप्शन, ठीक है गाइस, क्योंकि बाकी तो एलिमिनेट कर दिया हमने। दूसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फिर इसका 0.6 टाइम्स, इसका 0.6 टाइम्स। अब देखो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये रिलेशन निकाल लिया ना, तो इन दो स्टेटमेंट में आप चेक भी कर सकते हैं। देखो ये इतना करने की नॉट नीडेड, जैसे ये आया ना, अब इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ रहा है, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 छिंग 66, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 12 है लगभग, 12 छिंग 72, 7 के आसपास आ रहा है, और 11 को ये लेस देन 5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसी इक्वेशन से एलिमिनेट हो गया है। अगला करते हैं जल्दी। देखो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन दे रखा है एक, जिसमें 3 शाफ्ट्स हैं ABC, A इनपुट शाफ्ट है, तो 100 ये दे दिया NA,
ठीक है। ये दे दिया बी एन बी, टॉर्क एट ए दे दिया, टॉर्क एट सी पूछा। देखो इजी क्वेश्चन है ये। टी ए एन ए प्लस टी सी एन सी जीरो होगा। देखो बी क्यों नहीं लिया, बी जो है वो इंटरमीडिएट है, दैट इज़ जस्ट फॉर मोशन ट्रांसमिशन। बी पावर ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन उसमें कोई पावर आ नहीं रही है, हम कोई आउटपुट नहीं ले रहे हैं। ये देखो ये इनपुट आउटपुट, नेट पावर को जीरो कर रहे हैं हम। नेट देखो ये इक्वेशन होती है तो इसमें देखो क्या होगी। टी ए कितना दे रखा है हमें, टी ए दे रखा है हमें, टॉर्क है, टॉर्क एट ए दे रखा है 50 और एन एट ए दे रखा है 100। ये सब क्लॉकवाइज में दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। टी सी हमें निकालना है और एन सी दे रखा है 250, ये जीरो हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो टी सी क्या आ जाएगा 50 5 पे और 5 20 -20 आ जाएगा। -20 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये ए ऑप्शन हो गया। इजी क्वेश्चन। कह रहा है एक फिक्स्ड गियर है जिसमें 20 टीथ है, इज मैच्ड विथ स्मॉलर गियर हैविंग 50 टीथ। एक 20 टीथ का फिक्स्ड गियर है जो एक स्मॉलर गियर 20 टीथ वाले के साथ मैश कर रहा है, 2 गियर से कनेक्टेड बाय आर्म। अच्छा ठीक है, एक बड़ा गियर है एक छोटा गियर है, आर्म से कनेक्टेड है। ये 200 है, ये 50 है, ये आर्म है। ठीक है गाइस। नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ आर्म। अब देखो इसको मान लेता हूँ ए बी, देखो टेबल बनाते हैं इसमें। इसकी मान लेता हूँ एक्स, तो ये क्या होगा -50/200 एक्स। अगर ये एक्स RPM है तो ये है। अब क्या करता हूँ वाई जोड़ देता हूँ, ये यहाँ आर्म है, ठीक है, प्लस वाई। ये इक्वेशन निकालते हैं, ये एपीसाइक्लिक आपने गियर ट्रेन पढ़ा होगा, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है उसका। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई 1 है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है 200, मतलब ये 0 के बराबर होगा। 5 4 जा तो y इक्वल टू x/4, और x कितना हो जाएगा 4y, यानी कि 4, y की वैल्यू 1 है। और हमसे पूछा है, जब ये दिया है ना 1 रिवोल्यूशन ऑफ आर्म का, तो आर्म का 1 रिवोल्यूशन मतलब y1, और स्मॉलर गियर के बारे में पूछा है, तो x प्लस वाई कितना होगा 5, 4 + 1, ये आंसर। ठीक है गाइस। अब ये देखिए, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन है तो सिंगल मास से हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही इसी प्लेन में है मास, तो कई सारे मास मतलब रोड ये, तो इसको सिर्फ एक सिंगल फोर्स से बैलेंस किया जा सकता है, सही है। बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस इन डिफरेंट प्लेन। अब कोई डिफरेंट प्लेन में एक यहाँ लोड लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो इसके लिए हमें 2 लोड चाहिए। 2 masses in 2 planes on either side of the reference plane और सेम साइड। ये भी स्टेटमेंट सही है। रेसिप्रोकेटिंग मास कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय रोटेटिंग मासेस, ठीक है, कम्प्लीटली। रेसिप्रोकेटिंग मास हम पार्शियल बैलेंसिंग पढ़ते हैं, पार्शियल बैलेंसिंग, ठीक है। देखो बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ोगे तभी याद रहेगा। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्राइमरी, ये भी सही है। सेकेंडरी फोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी फोर्स वो नीचे क्या n² आता है सेकेंडरी वाले में, तो वो n² की वैल्यू, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो कंपेयर टू प्राइमरी के वो छोटा ही होगा ना, वो एक नंबर के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, वो भी ग्रेटर देन 1 के, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट सही है। देखो मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है चारों सही है, होगा ऑप्शन में ज़रूर। देखो बॉडी है जिसका देखो क्या पूछा है, रेडियस CG, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, और देखो ईजीएस्ट क्वेश्चन है सेम प्लेन बैलेंसिंग का। 10 kg मास है, 200 है। देखो mr/ω² फोर्स होता है, देखो फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है mr। देखो एक दे रखा 10 kg 200 रेडियस पे, इसको बैलेंस करना है 5 kg रेडियस पे, किस रेडियस, 5 kg मास से किस रेडियस, आर पूछो। 5 2 जा 10, 200 2 जा 400। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, इतना इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो वैसे इतने इजी देता है, आपको वही सही करने हैं, और बाकी टफ क्वेश्चंस में आप जितना सही करेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। कह रहा है स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड इंजन, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म इज फिटेड ऑन, सही है। स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म, अभी हमने एक कैम फॉलोवर पढ़ा था फोर्स्ड क्लोज वाला, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म फिटेड ऑन कैम शाफ्ट ऑफ द इंजन, सही है। हंटिंग अकर्स व्हेन
देखो यही गलत हो गया। जब जब गवर्नर टू सेंसिटिव होता है, टू सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, उसकी वजह से हंटिंग होने लगती है ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो हंटिंग होता है। जब गवर्नर काफ़ी सेंसिटिव होता है ना, तो एक स्पीड को समझ नहीं पाता, जैसी एक स्पीड बढ़ती है उसको कम कर देता है, फिर जैसी कम होती है उसको बढ़ा देता है, और टू फ्रो मोशन हो जाता है और हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो टू को एलिमिनेट करिए आप, आंसर आ गया। गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस गवर्नर्स हैव सेम स्पीड। आइसोक्रोनस गवर्नर की डेफिनेशन ही होती है कि रेंज ऑफ रेडियस में स्पीड सेम रहती है, ठीक है। ये भी गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ रेडियस ऑफ रोटेशन फॉल्स। हाँ, अनस्टेबल में क्या होता है, जब रेडियस घटता है स्पीड बढ़ती है, जब रेडियस बढ़ता है तो स्पीड घटती है, उल्टा होता है। और स्टेबल में क्या होता है, जब रेडियस बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है, मतलब सेम होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एयरक्राफ्ट क्रूजिंग एट, पूछा गया था जायरोस्कोपिक कपल, इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा ओमेगा पी। हमें आई होता है, आई कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस मास दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, मुझे पता है एम के स्क्वायर होता है। ओमेगा इसने दे रखा है, और प्रिसीजन क्या होता है वी बाई पी, वी बाई आर। अब करते हैं सॉल्व। मास कितना है 500, रेडियस इसमें मीटर में ले लेते हैं, टोम नहीं है, 0.25, आर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। इसका मतलब क्या होता है 1/4, तो इसको मैं 1/4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओमेगा कितना है 2000, यानी कि पाई इंटू एन, 2000/30। ओमेगा को 2πn/60 होता है, 2 से काटा 30, तो πn/30 ले सकते हैं, वही किया मैंने। वी देखो ये किलोमीटर पर सेकंड में, पर आवर सॉरी, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, 18 दूनी 36, 20, 20 पंजे 100, 100 मीटर पर सेकंड हो गया, और रेडियस भी 100 मीटर दे रखा है, तो ये तो 1 ही हो गया। इसे ही सॉल्व करना है। देखो सॉरी गाइस, इसको सॉल्व करो आप लोग। देखो किलो न्यूटन है ना, तो 500 और 2, तो ये 10⁻3, ठीक है। ये ख़त्म कर देता हूँ, आंसर किलो न्यूटन में आएगा अब, ठीक है गाइस। अब 16, 1000 पाई डिवाइडेड बाय 16 इंटू 30, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, 4 से काटेंगे इसको, 4 4 जा, इसको काटेंगे 4 से 25, 250, ठीक है गाइस। फिर ये कट जाएगा 4 से 6 पे 60 के आंसर आएगा, 30 से 2 पे चला जाएगा, मतलब 240 मानेंगे इसको। अगर थोड़ा सा 60 ज़्यादा आएगा तो 2 के 32 या 60, और 2 पाई यानी कि 6 के लमसम है ना, 3.14 होता है ना, तो 6.28 आएगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा एक ऑप्शन है, ठीक है गाइस। मुझे आंसर नहीं पता है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है एक आधा आंसर गलत हो, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, तो मैं पढ़ लूँगा कमेंट। अगर मुझे लगेगा गलत है तो मैं बता दूँगा आपको। पूछा क्या है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस। फिगर देख के समझिए कि रेक्टेंगुलर वी में लोड लग रहा है, शियर स्ट्रेस पूछा। देखो पहले हम इसमें सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा कितना होता है, लोड दे रखा है P/A, P कितना है 2000, और डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, देखो सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया, KGF दिया है, तो हम सेंटीमीटर के लिए इसको एक एक जीरो काट देंगे, तो 20 इंटू 5, और 20 पंजे कितना होता है 100, तो 20 आ गया। और जो टाउ होता है वो 3/2 सिग्मा मैक्स के बराबर होता है, तो 3/2 और 20, 10, 30। तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, लेकिन मुझे देख के समझ आ गया ये फैक्टर जो है वो 3/2 ही होगा, और कुछ लग नहीं रहा था। 5/4 पे 5 अगर 4 भी होता, वो सर्कुलर वो और किसी में होता है, 4 पंजे 20, 25 आता है, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं, 3/2 ही है, ये सही है, ठीक है गाइस। अगले सवाल पे आते हैं। फॉर अ कंपोनेंट डक्टाइल मटेरियल का है, फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा। देखो एंड्योरेंस लिमिट इफ़ एक्सटर्नल लोड इज़ फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फटीग इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ फ्लक्चुएटिंग, पता नहीं।
यील्ड स्ट्रेस, हाँ, अगर देखो स्टैटिक लोड है तो डक्टाइल मटेरियल यील्ड स्ट्रेस में फेल होता है, जैसी जैसी उसकी यील्डिंग हो जाती है यहीं पे फेल मान लेते हैं उसको हम। तो ये तो सही हो गया। अब फ्लक्चुएटिंग लोड होता है तो एंडोरेंस लिमिट पे काम होता है, एंड्योरेंस होता है। देखो ये है ना, ये सेम ही चीज़ होगी फटीग, मतलब फटीग फेलियर ही तो होता है जब फ्लक्चुएटिंग लोड होता है तो, और फ्लक्चुएटिंग लोड होता है फटीग फेलियर होता है, और उसकी हम लिमिट एंडोरेंस से डिफाइन करते हैं। दीज टू आर सेम थिंग, बस उसको कहने का तरीका अलग है। तीनों स्टेटमेंट सही कहूँगा मैं, इसमें डी आंसर है। अब इसमें क्या दिया है इसने, देखो गुडमैन लिख दिया, मैं समझ गया गुडमैन इक्वेशन होती है सिग्मा एम्पलीट्यूड बाय सिग्मा ई एस ई प्लस सिग्मा मीन बाय एस यू टी 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है गाइस। अब देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे इन दो स्ट्रेस का मीन। एम्पलीट्यूड होता है डिफरेंस, मतलब सिग्मा एम्पलीट्यूड हो जाएगा 300 माइनस ऑफ माइनस 150/2, ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 450/2 225, 200 और हाँ 225। सिग्मा मीन हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, प्लस माइनस ऑफ 150/2, ये कितना हो जाएगा 150/2 75। ठीक है गाइस, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है 225। मेरे को नहीं पता क्या पूछा है, इतना तो करना ही पड़ता है। वैसे तो इतना करूँगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा यहीं पे देख के। अच्छा यहाँ मीन है 225 और वो है एम्पलीट्यूड और मीन 75, मीन ऐसे लिख लूँगा पेपर पे ही। समझ रहे हो एग्ज़ाम में कैसे होता है। देखो क्या कह रहा है, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और जो एंड्योरेंस लिमिट है वो 0.5 ये दे दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दी 0.5 SUT प्लस सिग्मा मीन दिए, मीन की वैल्यू है 75 और डिवाइडेड बाय SUT इक्वल टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 2। अब SUT कॉमन लेके उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और ये 1.5 मतलब ऊपर 2, तो 2 2 450 ऊपर हो जाएगा, प्लस 75, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आप पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लूँगा। देखो 450 इंटू 2 900, 75 इंटू 150, देखो इसको जोड़ना ज़्यादा आसान है ना, 1050। पहले इसको जोड़ के 2 से टफ था, तो कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी आंसर 100 कर देते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में। देखिए हार्डनेल गवर्नर दिया है, मास दिया है, ठीक है, 2 फोर्स दे दिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स दे दिए, रेडियस दे दिया, लेंथ ऑफ वर्टिकल मतलब ए इक्वल टू बी दे दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आर्म्स सेम है। देखो स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है 2a/b का होल स्क्वायर F2 माइनस F1 बाय R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये तो ए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू F2 कितना है 1800 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1700/5, 3400/5, तो 700 से कम एक ही ऑप्शन है। अब कैलकुलेट करोगे इसको 5 6 34 5, अरे यार पागल होगा मैं। समझ रहे हो गाइस। अगला क्वेश्चन प्री टेंशनिंग के ऊपर है। ठीक है, देखो प्री टेंशनिंग हेल्प्स टू सील द प्रेशर वेसल, हाँ होता है प्री टेंशनिंग देखो यही प्री टेंशनिंग रिड्यूस द मैक्सिमम, नहीं प्री टेंशनिंग तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। उसकी जो हम किसी बोल्ट को प्री टेंशनिंग कर देते हैं तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है वो। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्री टेंशनिंग काउंटरमैट्स द फेलियर लाइफ ऑफ, काउंटरमैट्स मतलब अनइफेक्ट कर रहा है उसको, कम कर काउंटर कर रहा है फटीग लाइफ ऑफ द, सही है। प्री टेंशनिंग हेल्प टू रिड्यूस द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रेशर पल्सेशन इन प्रेशर वेसल्स, ये भी सही है। डिट्रीमेंटल इफेक्ट, डिलीटेरियस इफेक्ट, कुछ ऐसा ही अजीब सा है, तो 2 गलत है, बस मुझे पता लग गया 2 गलत है, तो आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है, ये प्री टेंशन का तो मेन वो होता है इंक्रीज़ करना। प्री टेंशनिंग करते ही इसलिए हम बोल्ट की, ताकि इसकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो बढ़ जाए, वो ज़्यादा लोड ले सके। पहले जो प्री टेंशन पार्ट है ना, जब उस पर हम लोड लगाएंगे तो प्री टेंशन पार्ट को पहले ओवरकम करेगा, फिर नया लोड आएगा। समझ रहे हो गाइस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा 2 शाफ्ट 1 सॉलिड अदर होलो मेड ऑफ सेम मटेरियल है, सेम विल हैव सेम स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इफ़ बोथ हैव, देखो लेंथ वेट
वेट पोलर मॉडुलस, लेंथ पोलर मॉडुलस। देखो वेट तो होना ही नहीं चाहिए, वेट एलिमिनेट करोगे आप तीनों स्टेटमेंट कर दोगे। कैसे देखो, टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, टी बाय जे टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल, यही है टॉर्शन में। तो आपको इसमें कहीं भी वेट दिख रहा है? वेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, वेट तो यहाँ है ही नहीं, इस इक्वेशन में कहीं पे वेट नहीं है। देयर इज़ नो वेट, हाउ कैन यू से वेट? वेट तो छूटते एलिमिनेट हो जाएगा। देखो स्ट्रेंथ सेम मतलब टाउ सेम, पहले स्टिफनेस सेम करना है। स्टिफनेस का होता है टी बाय थीटा, उसकी वैल्यू होगी जी जे बाय एल, और इसने मटेरियल सेम दे दिया तो जी सेम है। अब ये सेम होने के लिए या तो पोलर मॉडुलस सेम होना होगा, लेंथ सेम होना होगा, तो लेंथ और पोलर मॉडुलस दोनों आएगा। तो देखो ए और डी, बी और डी आ गया। दूसरे में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा, टाउ जी थीटा आर बाय एल। इसमें सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, डायमेंशन। तो वेट तो है ही नहीं गाइज इसमें, वेट तो आपको सीधे एलिमिनेट करके बी मानना है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी वेट में ये उसकी ज़रूरत ही नहीं है। डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट पूछा है, पावर दिया है, आरपीएम दिया है। देखो ये सवाल, देखो इसमें कैलकुलेशन देख के भी लग रहा है, देखो क्या है, इसको लीव करना है। टफ नहीं कहूँगा मैं इसको, लीव। इजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन जो है वो टफ है, कैलकुलेशन टफ है इसकी, क्योंकि इसमें डायमीटर का क्यूब आएगा। देखो 2 पाई एन टी बाय 1000, ये 20 किलोवाट, 20 10 टू द पावर 3। यहाँ से आप टी निकालेंगे, देखो यही कैलकुलेशन टफ है। उसके बाद आप 16 टी बाय पाई डी क्यूब, ये होगा 360 बाय 8। अब यहाँ से डी निकालना, पहले ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर ये सब कट कुटा के 45 के और हो जाएगा, तब डी की वैल्यू आएगी। तो गाइज मैं तो इस क्वेश्चन छोड़ दूँगा, मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अब कैल्सी में यूज़ करके निकाल लेना वैल्यू, मुझे नहीं पता इसमें से क्या आंसर है। मैं तुक्का मारूंगा तो लार्जर साइड में ही मारूंगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है, होना चाहिए। ठीक है गाइस, हमेशा बड़ा आता है डायमीटर, मतलब गैस एजम्पशन है मेरे पास। देखो ये बच्चे ना इस बार मैकेनिज्म को देख के डर जाते हैं। देखो टफ होते हैं बार मैकेनिज्म क्वेश्चन, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये प्री में बहुत ईजी पूछता है। देखो इसने पूछा क्या, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है। अगर आर की पूछता ना तो आप लोग ज़िंदगी लग जाती निकालने में। क्यू की पूछी है, और इसका देखो, इसका रिवॉल्यूशन दे रखा है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो इसका आर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है, ओमेगा ओमेगा आर नहीं कर सकते आप सिंपल। देखो देखो 2 पाई इंटू 100 बाय 60 और इंटू लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो उसको 30 बाय 100 ये करना है बस। देखो 100 से 100 कट गया, 30 इंटू 2 इससे कट गया। अच्छा पाए, कैलकुलेशन भी आसान है, 3.14। वेरी इजी क्वेश्चन हो गया गाइज, ये समझ रहे हो आप। अब देखो गाइज, रिम ऑफ फ्लाईव्हील इज सब्जेक्टेड टू, फ्लाईव्हील जो होता है उसका कोई रिम है, मान लो इतना सा पार्ट है, इसमें कौन सा स्ट्रेस लग रहा है। देखो टॉर्शन तो होगा नहीं, शेयर भी नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत माइन्यूट होगा, मेजर बताना है, कंप्रेसिव तो होगा ही नहीं, टेंसाइल और बेंडिंग होगा। देखो अगर इस पार्ट को निकालें तो इस पर एक तो ये लोड लग रहा होगा और एक ये लोड लग रहा होगा, तो इसकी वजह से बेंडिंग होगा, इसकी वजह से टेंसाइल होगा। ठीक है गाइस, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, देखो ये इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है, देखो इसमें दे रहा है 400 यूनिट्स जो है वो सप्लाई करना है एक स्टॉकिस्ट को एवरी मंडे, मतलब वीकली दे रहा है 400 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, ये सी दे दिया यूनिट कॉस्ट, मैं ये सब क्या पढ़ूँगा, ऑर्डर कॉस्ट दे दिया C0, और ये दे दिया परसेंटेज CH। वो आपको निकालना है, क्या निकालना है, इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट में इन दोनों का मल्टीपल भी आएगा, पर वीक पूछ रहा है तो 50 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20,000, मतलब 20,000 प्लस दोनों टर्म आएंगी, तो 20,000 के ऊपर ही आएगा। तो देखो ये दो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो गए, आपके पास टाइम कम हो तो आप इन दोनों में से किसी एक पे तुक्का मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आप हमको डी निकालना है। देखो डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, और डी सॉरी कह रहा हूँ, ऑर्डर
क्वांटिटी 2D C नॉट बाय CH, 2D 400, ठीक है गाइस। वीकली है तो मैं 52 वीक्स मान लेता हूँ, तो ईयरली आ गया, मतलब 400 इंटू 52 पर ईयर हो जाएगा ये, ठीक है गाइस। ये हो गया 2D C नॉट कितना है 75, CH कितना है 75%, मतलब 7.5 बाई 100 ऑफ 50 CH, 7.5% मतलब CH दे रहा है 7.5 बाई 100 ऑफ C, ठीक है। इसका अंडर ये सॉल्व करना है। सॉरी यार बैकअप हो गया, तो आपने मेरी फाइल्स देख ली गाइस सिविल सर्विसेज की काफ़ी फाइल्स देख ली। 15 2 जा 100, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है गाइस। और ये 10 हटाएंगे, ये 75 भी ख़त्म हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 और 4, तो एक 4 बाहर आ गया, मतलब अभी चलो कर देते हैं 4 2 2 जा 4 इंटू 400 इंटू 52, इसका अंडर दी रूट, और एक 10 भी है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें। अब देखो आंसर पे कैसे आएंगे, देखो ये 4 इंटू 4 4, और ये 0 0 मतलब 40 इंटू 520 अंडर, देखो ये 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये 529 के आसपास ही है, तो 22 पॉइंट समथिंग 23 मान लेते हैं इंटू 40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 का 2 80 लगाएगा, 4 2 8 1 920, 920 के से कम थोड़ा सा, तो आंसर बी हो जाएगा 920, और ये 20,000 से ज़्यादा है। और कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, अंडर रूट 2D C नॉट बाय CH। अब इसमें यहाँ देखो ना वीक पर वीक पूछा है, तो आपको D भी पर वीक रखना होगा, और जो CH है ना ये पर ईयर की कॉस्ट दे रखी है, तो CH वाले में अब इसमें जो CH लेंगे इसको 52 से डिवाइड करेंगे, और D को एज इट इज़ 400 लेंगे, ठीक है गाइस। CH को 52 से डिवाइड करना, और C नॉट 75 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। और या फिर आप ईयरली कॉस्ट निकाल के उसको 52 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 97 का बी, ठीक है गाइस। अगला सवाल करते हैं 98। कंसिडर जस्ट ओनली दी फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। ये 4 पैरामीटर दे दिए। विच ऑफ दी एवर पैरामीटर विल इन्फ्लुएंस द एक्सियल फीड ऑफ सेंटरलेस। देखो जब भी सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, वो ग्राइंडिंग मतलब कोई सेंटर नहीं है ग्राइंडिंग का, फिक्स सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, तो इसमें ना सब कुछ रेगुलेटिंग व्हील ही करता है, इसको याद कर लीजिए आप। जहाँ सेंटरलेस है वहाँ और कुछ मतलब ही नहीं है, आप रेगुलेटिंग को ही यूज़ करेंगे, सब चीज़ वहाँ रेगुलेटिंग देगा, फीड फोर्स सब रेगुलेटिंग का काम है, ठीक है। अब जो रेगुलेटिंग का नहीं है उसे हटा दीजिए। देखो स्पीड अप किस क्या पूछा है, कंसिडर विच इन्फ्लुएंस एक्सियल, फीड को इन्फ्लुएंस करना है, तो फीड को इन्फ्लुएंस नहीं, ग्राइंडिंग व्हील डायमीटर रेगुलेटिंग है ही किस लिए, कि वो इतना काम भी नहीं करेगा, तो ये है आंसर, एक ये है, ये भी नहीं, सब कुछ रेगुलेटिंग आएगा। अब रेगुलेटिंग मार देना जब भी सेंटरलेस आएगा एग्ज़ाम में, तो 2 4 आंसर है ए। तो क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, गेटिंग में, बट ऐसा नहीं कि बस रेगुलेटिंग ही है, सर ने बोला रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेटिंग, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, लेकिन हाँ जब भी फीड वीड की बात आती है एक्सियल फीड, तो उसमें रेगुलेटिंग का ही इन्फ्लुएंस होता है मेन। देखो 3 वायर मेथड, देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, जिसको याद है वो एग्ज़ाम में कर लेगा, वरना ये सवाल नहीं हो पाएगा। क्या होता है, जो डायमीटर होता है 3 वायर वायर का होता है पी पिच बाई 2 सेक थीटा बाई 2, ईजी भी है याद करना, पी बाई 2 सेक थीटा बाई 2, ठीक है याद है। और 2/2 हो जाएगा, पिच दे रखी है 2/2, और सेक 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 60/2 30 डिग्री, तो 60/2 हो जाएगा 30 डिग्री, ये तो 1 हो गया। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/cos 30, या 1/cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2/1.7, तो इसको 1.30, तो 1.1 कौन सा एक ही ऑप्शन है। जिसको ये फार्मूला पता है ना एग्ज़ाम में, नहीं तो ये सवाल छोड़ दो, ये मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन है अगर फार्मूला याद नहीं है। इफ़ फार्मूला is not in mind,
फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें कोई ट्रिक भी नहीं चलेगी, तुक्का कैसे मारेंगे, बहुत करीब करीब ऑप्शंस हैं। इन दोनों में आप गैस कर सकते हैं, बी और सी में, बट टफ क्वेश्चन का होगा। ठीक है गाइस, सी आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनसी मशीन्स। ठीक है, बहुत क्लोज लूप, ओपन लूप, हाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन लूप क्लोज लूप तो हमारे ऊपर है। पेपर टेप्स, फ्लॉपी टेप्स, कैसेट्स यूज, सही है। पंच टेप्स होते हैं ना गाइस, एनसी मशीन्स में पंच टेप्स का यूज़ किया जाता है। एक टेप होता है, उसमें पंच कर करके हम डाटा को स्टोर करते हैं। जहाँ पंच होगा वहाँ पे मशीनिंग होगी, ऐसा कुछ करके कह रहे डिजिटाइजर्स में भी यूज्ड। हाँ, डिजिटाइजर्स में भी यूज्ड हो सकता है, डिजिटाइजर्स में भी यूज्ड। देखो तीन ही सही है, सीधे आंसर आ रहा है। पोस्ट प्रोसेस आइटम ऑफ हार्डवेयर, अब आपको नहीं भी पता, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको कुछ चीज़ से बदला होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब असिस्टेंट पोस्ट प्रोसेस आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है। पोस्ट प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर तो वैसे सॉफ्टवेयर ही होते हैं, आपके लैपटॉप में प्रोसेसर होता है। अगर आपको एनसी मशीन के बारे में नहीं भी पता है, बस बेसिक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ के भी आप इस आंसर कर सकते थे, कर सकते हो। ठीक है गाइज, 100 क्वेश्चन हो गए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 101 इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू गाइज, आज काफ़ी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, मज़ा भी आया। कुछ टफ्स थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी मिले, और मटेरियल साइंस और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं गाइज, इनके आंसर वेरी करते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि यूपीएससी ने क्या दिया है, कोचिंग वालों ने क्या दिया है, बुक में क्या दिया है। अगर आपको ज़्यादा हुआ है, आप यूपीएससी का आंसर याद करके चले जाइए, दोबारा एग्ज़ाम में आएगा तो यूपीएससी वाला ही मारना है। यूपीएससी अपना आंसर नहीं बदलता है, नेक्स्ट ईयर भी वो सेम ही देगा। ठीक है गाइस, मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा पूरी स्ट्रेटजी की, कैसे लास्ट के टाइम में कैसे करना है एग्ज़ाम में। आई विल अपलोड स्ट्रेटजी वीडियो फर्स्ट। ओके गाइस, ओके, थैंक यू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 101 नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइस।